अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। जबकि पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। उन्होंने कहा है कि बहुत खराब है ये हालात बॉर्डर के, और उन्होंने मुलाकातें वगैरह की हैं। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानियों को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इंडिया की गोद में जाके ये अफगानिस्तान बैठ गए, जिसको हमने 40 साल यहाँ पे अपने पास उनके लोगों को पाला है और उनको बड़ा किया। और वो क्या कहते हैं, वो जो मोदी है वो एक चाय वाला है, उसने मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए कि वो अपने बच्चों की लाइन लेके तो नहीं बैठा हुआ ना कि मेरे बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो पैदा होगा तो वो आ रहा है। आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर एक डैम बनाने वाला है। देखिए, पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई अगर मान लीजिए कि तालिबानों की सत्ता यहाँ पर कायम करने के लिए अगर उनकी मदद की जाए तो आने वाले दिनों में ये तालिबान जो है वो इंडिया के खिलाफ हमारी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। कुछ समय के लिए तालिबानों ने इंडिया के साथ रिलेशन कट कर लिए, लेकिन अब जो है वो फुल फ्लैज में उन्होंने रिज्यूम करना शुरू कर दिए है और इंडिया के जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स थे वो उसको रिज्यूम करेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स की भी यहाँ पर बात हो रही है। अब पाकिस्तान की तरफ से कई बार धमकी आ चुकी है, लेकिन फिर भी तालिबान जो है उसको सुनने का मतलब नाम नहीं ले रहे और इंडिया के साथ उनको रिलेशन कई बार उनके स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बोलता है तब वो 1971 वाली सरेंडर वाली पिक दिखा देते हैं कि भाई देखिए आपकी ये सिचुएशन थी, हम इससे भी हालत ख़राब करेंगे। तो यही बात चल रही है कि भाई तालिबान और इंडिया के बीच में कैसे रिलेशन सुधर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पर जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं। भाई कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है। कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे? भाई हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई। सेल्फिशनेस की बात कर, ये मेन चीज़ है भाई। मुखलिस हो जाओ इस मुल्क के साथ। अफगानी जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज़ है, आइडियोलॉजी का फर्क है, ये चीज़ है भाई। तो तालिबान चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है कुनर राइवर पे भी वैसे ही एक डैम बनाकर दे और पाकिस्तान को एक घूंट पानी नहीं देंगे। और ये तालिबान जिस दिन अफगानिस्तान में आए, जिस दिन इन लोगों ने सरकार संभाली, उन्होंने पहले दिन बोल दिया था। ईरान को भी उन्होंने जो है, ईरान के साथ भी मसला पानी पे चल रहा है, ईरान को भी बोला कि भाई अब पानी नहीं देंगे, पानी लेना है तो तुम्हें डीजल और तेल देना पड़ेगा।
क्योंकि भाई ईरान से तेल डीजल पैसों में आता था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से पानी फ्री में जाता था ईरान। सालों साल से ये हो रहा था, लेकिन अब तालिबान ने बोला है कि भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, अब तुम लोगों को पानी नहीं देंगे। ईरान के साथ कुछ हाथ तो डील हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा जो है वो क्या कटोरा बोलता था, आपने सबसे पहले घबराना नहीं अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुनर रायवर का जो पानी जा रहा है ये भी बंद होने वाला है, और तालिबान जो बात बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो प्रोजेक्ट जिस चीज की बात की है उसको डायरेक्टली स्टार्ट किया है और उस पर काम शुरू हुआ है। अब बारी है कुनर रायवर की, और इसके ऊपर डैम बनाने के लिए तालिबान ने हिंदुस्तान से बात की है और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ काम स्टार्ट होना बाकी है। इसी वजह से टकला ये डॉक्टर डैन की टट्टी ये बड़ा गर्म हो चुका है और इसने अफगानिस्तान को एक बार फिर लगा दी है धमकी। मैं ये समझता हूँ, मैं तो बड़ों को एक तस्वीर ही दिखा सकता हूँ जो मुझे नज़र आ रही हो, आपको नज़र आ रही हो, या हर मुल्क से मोहब्बत करने वाले को नज़र आ रही हो। वो हमें ये है कि जो सप्रेशन है, उस सप्रेशन का कभी एक ढकना उठता है तो सारे ढकने उछल जाते हैं। और मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है KPK से, मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है बलूचिस्तान से। और इस दफ़ा मैं एक और कैसा एक नई हकीकत लाना चाहता हूँ आपकी तवज्जुह से, कि इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी असले और अमरीकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ वही वेपनरी इस्तेमाल हो रही है जो इज़राइल में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इज़राइल कर रहा है, और वही पुश्त पनाही अवेलेबल है जो कश्मीर के अंदर कश्मीर में सप्रेशन करने वालों को अवेलेबल है। ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें ये कितना बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को दरपेश है कि हम अमरीकी टेक्नोलॉजी और अमरीकी असले से मुसल्लह दहशतगर्द जो हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा है, उसके सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं कि ये दहशतगर्द जो इस वक्त हमारे पे हमलावर है ये वो रूसी असले से मुसल्लह नहीं है, ये थर्मल इमेजिंग से लेके उन लेटेस्ट टेक्निक से मुसल्लह है जो हमारे बेटों को और हमारे भाइयों को, हमारे जो मतलब कौम के दिफा करने वाले सिपाही हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और ये जो एक चैलेंज, नया चैलेंज हमारी तरफ इतनी कुव्वत से बढ़ रहा है, और यही चैलेंज आज फ़लस्तीन में भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। इस वक्त तो हमें यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त तो हमें बड़ी अहम बात की निशानदेही की खड़ा हो जाए। इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक लेडी थी, पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था, उस डॉक्टर ने वीज़ा दिलवाया, उस लेडी को वीज़ा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहाँ पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए। उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ, ही इज़ द ग्रेट पर्सन। तो दूसरा यही है कि हमारा ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हम एक नेशन है। तो मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली हमारी रूट्स तो इंडिया से ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम तो ये 1947 में थोड़ा सेपरेटेड हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें दरअसल ये बात है कि हमें म्यूचुअली को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमारे दिलों में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। अगर इस तरह होता रहा तो हर बंदा कहेगा यार मुझे तो इंडिया ले जाओ, मुझे इंडिया ले जाओ। तो इस तरह नाम किसका रोशन हुआ? इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का तो नहीं। मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए, और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इंडिया को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ शोर मचाएंगे, पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। और उसका शोर ये मचाया कि इमरान ने कहा कि हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे। दैट वाज द बेस्ट रिस्पांस दे कुड गिव। तो इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। इंडिया को आपने इतनी स्पेस दे दी कि अब वो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने पर आ गए हैं। अब उन्होंने वार्निंग दी है, जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको तकरीबन 70-75 दिन के बाद इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देगा। यानी कश्मीर की जमीन उन्होंने पहले कब्जा कर ली, अब कश्मीर के पानियों पे कब्जा कर लेंगे। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है, ये जो नामालूम है
डिस्टर्बिंग इल्जाम ये लग रहा है कि पुलिस के जवान अफसर ये कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है, वो आंखों देखा हाल है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक नहीं था, अंदर जो कुछ भी है वो अलग मामला है। मस्जिद को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, अनगिनत बार इंडिया ने मदद की है पाकिस्तान की, अनगिनत बार। अगर आप उनके पेशेंस देखिए, पेशेंस मतलब जो बीमार पड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि वो वहाँ पर उनके इलाज कर सके, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही आना पड़ता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको सस्ते दामों में या फिर पैसे ही नहीं लिए गए उनसे और उनका इलाज किया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया मदद करता है तब कई बार पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के साथ जब ट्रेड होता है तो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि इंडिया ने रिलेशन सुधारने के लिए मोदी ने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशिएटिव 2-3 बार लिए, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लिए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही, मतलब पीठ में खंजर खुपा गया। और आज जब हम बात नहीं करते तो पाकिस्तान की तरफ से या फिर उनके पैनलिस्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि भाई इंडिया जो है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। अरे भाई क्यों बात करें आपसे? हमको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। कहने की बात यह है, यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि कैसे एक इंडियन डॉक्टर ने पाकिस्तानी महिला को बुलाकर उसका इलाज किया, उससे पैसे भी नहीं लिए और उसको फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर, जब हम पर मुश्किल हालात आते हैं तो हम भागकर इंडिया की तरफ रुजू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। सर, जब हमारे हालात ठीक होते हैं तो हम ट्रेड कहते हैं बंद कर दो, हमने इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखना। जब हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं, जब सैलाब आया तो हमने कहा कि भाई ये जो सा ट्रेड है खोल दो टमाटर। हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए और मेडिसिन भी ले रहे हैं इंडिया से। तो ये सब कुछ अगर इमरजेंसी ट्रेड में हो सकता तो नॉर्मल इन चीज़ों को क्यों नहीं रख सकते? ये बीच में जो खराबी है किन लोगों की वजह से? ये हमारे सियासतदान हैं और जो ये जानबूझ के ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टमाटर आ रहे हैं बाद में कह रहे हैं ये अब शॉर्ट है तो ले आए, नहीं है तो फिर नहीं है, तो ये ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर को और पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशन? उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ, ही इज़ द ग्रेट पर्सन। तो दूसरा यही है कि हमारा ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हम एक नेशन है, रिलीजन एवरीबॉडी हैव ए डिफरेंट ऑन चॉइस, तो हम एक नेशन है, एक नेशन के तौर पे हमें सबको सेम होना चाहिए। और ये जो सिस्टम हो रहा है ये गलत है। बॉर्डर का ऊपर जाके हमें वीज़ा मिलना चाहिए। एंड आई वांट टू सी, वहाँ एक जगह है उसका नाम सूरत है शायद, एंड गोवा, आई आल्सो हैव ए ड्रीम टू गो दे। तो हमें ये इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की एक लेडी हैं जो कि काफ़ी एजेड है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के ऑल ओवर दी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सब ने जवाब दे दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनके थ्रू हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकें। फिर आखिरकार उनको आवाज़ आती है इंडिया की तरफ से कि भाई यहाँ पर हो सकता है। आपको पता होगा कि पहले भी इंडिया के से हमने इलाज करवाते रहे, किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट, ये काम करवाते रहे इंडिया से। तो अभी बॉर्डर्स भी बंद है, ट्रेड भी बंद है, तो उस डॉक्टर की बड़ापन देखे, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं, इंडिया और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट कि ये बहुत जिंदा दिली है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए। और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। तो वी वांट टू बी कि वी आर ए सेम नेशन, और ये ख़त्म कर दिया जाए। ये जो फ़िरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो हम बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों के दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, गांधी ने कभी ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान, हमारे कायदे-आज़म कहते थे आप बेशक पाकिस्तान को अलग कर लो लेकिन फ्री होगा वीज़ा, कोई भी इधर आना चाहिए इधर जाए, उधर जाना चाहिए उधर जाए, वीज़ा फ्री होगा बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा विजन था और आज हमें क्यों भटक गए हैं? अलग-अलग नेशन से अलग-अलग कौमें बनी हुई हैं। अगर हम अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका की जितने भी 7 कंट्री हैं
आप बॉर्डर पे जाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, आप चले जाते हैं। तो यहाँ हम जाना होता है इंडिया, तो पहले वो करें ये करें, तो वी वांट टू बी लाइक ए सेम नेशन। हम चाहते हैं कि जैसे वो गांधी साहब ने भी कहा, तो हम जाएं और हमारे बॉर्डर पे ही वीज़ा लगे, स्टैंप लगे और हम क्रॉस करके वापस अपना काम जो भी करना है, हम अपनी फैमिली वहाँ पे हमारी। अगर इंडियन डॉक्टर ने यानी हमारा मुल्क छोड़ के पाकिस्तान, हालांकि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इतने हॉस्पिटल हैं, हर चीज़ है, हर फैसिलिटी हैं, फिर भी एक गैर मुल्क जो है हमारे लिए, तो वो गैर है ना, गैर मुस्लिम भी है, और उन्होंने अगर पेशेंट की वो खिदमत की है, उसका इलाज किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहाँ पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए। होनी चाहिए ना कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ तो वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो कोई बात समझ में आई है। तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं है सर? वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन अक्सर इलाज के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा है कि इंडिया में उसका इलाज हुआ है। ये दूसरा केस है कि मुफ्त में पाकिस्तानी पेशेंट का इलाज किया गया है। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये बहुत बड़ा बजट है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है, और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। अरब अमारात के सदर तिलोरों के शिकार के बाद, मर्दाना ताकत बढ़ाने के बाद इस्लामाबाद आने थे, बड़ी मीटिंग होनी थी, खुलकर पैसों की डील होना थी, छुट्टी तक दी गई, इस्तकबाल की तैयारियां, प्रोटोकॉल, फौज के गैर मामूली दस्ते, सुबह 7 बजे सारे इंतजार करते, लेकिन अचानक फ़ोन कॉल आई और सब कुछ ख़त्म। यही कहा जा रहा था कि जी हर तरफ रास्ते बंद हैं। पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि यूएई के सदर आ रहे हैं, तो लिहाजा पूरा इस्लामाबाद है। आखिर में पता चला कि यूएई के सदर ही नहीं आ रहे, क्यों जी? मौसम ठीक नहीं है। 8 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी, पिछले साल के फिगर्स दे रहा हूं आपको, 8 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के बाहर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जिसको वाकया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लाइन्स में मस्जिद में धमाका किया गया, खुद कुछ धमाका मुबैना तौर पे, और इसमें 28 से ज़्यादा नमाजी पाकिस्तान के शहरी अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए और बेशुमार ज़ख्मी हुए। यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था पाकिस्तान में, तो अचानक सुबह ये पता चलता है कि यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हो गया, जिससे फौरी तौर पर ये अंदाजा होता है कि ये इसी वजह से हुआ। अच्छा, अब 50 से ज्यादा जख्मी हैं, 10 से ज्यादा शहादतों का खदशा है। कि ये जो खुदकुश अगर था बमबार, यानी वो जैकेट पहन कर आया था और वहां पर आके फटा, तो वो कैसे पहुंचा वहां पर? खैर, अफसोस मतलब उन लोगों की जिंदगियां जिनकी गई। खुदा का घर, हमारे यहाँ मुसलमान जो है कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मस्जिद में जाते हैं ये नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे खड़े होके ये बता रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े खुदा के बंदे हैं और क्या है, और इस तरह से लोगों को तकलीफें देना और लोगों की जानें लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस चीज़ का बार बार शिकार हो रहा है। मतलब कैसे शिकार हो रहा है? बार बार शिकार ये हो रहा है कि कोई भी मेहमान आने वाला होता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे सऊदी के प्रिंस हो गए, यूएई के किंग हो गए, ये सारे लोग डेट तो फिक्स करवाते हैं पाकिस्तान में आने की, लेकिन पाकिस्तान आते नहीं।
लास्ट मोमेंट पर वो कैंसिल कर देते। जैसे यहाँ पर बात हो रही कि भाई यूए के किंग आने वाले थे वहाँ पर, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी पाकिस्तानियों ने, पूरा इस्लामाबाद जो है उसमें चक्का जाम कर दिया था, मतलब कि कोई नहीं निकलेगा, सिर्फ यूए के प्रेसिडेंट। लेकिन उन्होंने आखिर मौके पर मना कर दिया, मतलब यूएई ने, कि भाई मौसम ठीक नहीं है, तुम नहीं आएंगे। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे कंट्री का एक अध्यक्ष आ रहा है तो इसीलिए हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि कोई दूसरे कंट्री की क्रिकेट टीम आने वाली हो या फिर आ गई हो, 2 घंटे के बाद मैच शुरू होने वाला है और उन्होंने मना कर दिया हो। न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल है। अब ये सारे लोग एग्जाम्पल से सीख रहे, हिस्ट्री से सीख रहे, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वो यूएई के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा मुलतवी कर दिया। इसलिए मुलतवी किया जी हुकूमत के मुताबिक, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि जी फ्लाइट नहीं आ सकती थी, मौसम की खराबी की वजह से ये दौरा कैंसिल हुआ। ऑल्दो के पहले ही पूरे इस्लामाबाद में छुट्टी दे दी गई थी। फुआद चौधरी को भी अदालत में टाइम पे नहीं पेश किया गया, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक उनको पेश नहीं किया गया। यही कहा जा रहा था कि जी हर तरफ रास्ते बंद हैं। पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि यूएई के सदर आ रहे हैं, तो लिहाजा पूरा इस्लामाबाद है। आखिर में पता चला कि यूएई के सदर ही नहीं आ रहे। क्यों जी? मौसम ठीक नहीं है। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अपनी वेबसाइट पे और दीगर जो बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अराइवल्स चेक कर लें। आज सारा दिन फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पे, और ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दीगर साइट्स पे भी आप जाके देख लें कि कौन कौन सी फ्लाइट इस्लामाबाद आई है। तो अगर वेदर खराब है तो इस्लामाबाद फिर फ्लाइट्स किस तरह आ रही हैं? और अगर वहां पे जहां पे वो पहले थे, इसलिए कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर वहां पे वेदर खराब था तो वहां से तो फिर उड़ के वो कहीं और भी नहीं जा सकते थे। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको फारग कराया। उन्होंने कहा कि जनाब आऊंगा तो फिर पैसे मांगेंगे, तो वो नहीं आए। तो ये चीज है। दूसरी चीज जो पेशावर से खबरें आ रही हैं अब तक कि वहां पे पुलिस लाइन के अंदर धमाका हुआ है, और अब तक की जो इतलात हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी ये मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा, अभी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन जो हमें इतलात मिली है कि वहां पे शहादतें भी हुई हैं। अभी मेरी पेशावर में किसी से बात हुई है और बड़ी तादाद में 50 से ज्यादा, मैं ये मोहतात नंबर्स बता रहा हूँ, बाय द टाइम आपके पास ये वीडियो आएगी तो हो सकता है नंबर ज्यादा हो। 50 से ज्यादा जख्मी हैं, 10 से ज्यादा शहादतों का खदशा है, और बुरी सूरत हाल हो चुकी है। और जो ही ये चीज आई तो कुछ लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि जनाब ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, तो क्या पता वहां पे इलेक्शन भी मुलतवी करने पड़ जाए। अच्छा, हर बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है, और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है, और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और जाहिर है कि वो वहां पे ज्यादातर पुलिस के लोग मौजूद थे, रेंजर्स के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। और कहा यह जा रहा है 13 लोग अभी जख्मी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी है, और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। बहुत अफसोसनाक वाकया है, और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया है, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है, क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन कहा गया है कि जी लॉन्च किया जाएगा, और इनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में जाके भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और टीटीपी वालों को जो है वो मारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो हो सकता है कि इकोनॉमी भी हो, क्योंकि जाहिर है कि एजेंसीज को बजट चाहिए सॉरी, और जब तक वो बजट उनको नहीं मिल जाता, जब तक वो चीजें उनको नहीं मिल जाती जिससे वो ये ऑपरेशन लॉन्च कर सकें, तो शायद इस वजह से अभी तक ये सब कुछ नहीं किया गया। कहा यही जा रहा है कि जैसे IMF का लोन आएगा और दूसरे तरफ से भी फंड्स आएंगे, तो सबसे पहले यही किया जाएगा कि ये टीटीपी वाले जो है इनके ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कि इनको रोकने की या इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मगर फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि जाहिर है ना इनके पास फंड्स हैं और ना ही मौजूद हैं, और ना ही अभी तक कहीं से आए हैं। आने की उम्मीद जरूर है लेकिन अभी तक मिले नहीं है। मगर साथ साथ हमने एक बार फिर देखा बीच में
तकरीबन एक वीक ऐसा था कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम हो रहे थे या टैक्स या कम इस किस्म की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन आज फिर एक बार हमने ये खबर सुनी और देखी कि जी पेशावर की मस्जिद में जो है इस तरह से अटैक किया गया है और अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तकरीबन 13 के करीब लोग जो हैं यानी 13 लोग जो हैं उनको जख्मी बताया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर जो था ये फर्स्ट लाइन में खड़ा हुआ था मस्जिद की जो नमाज पढ़ी जाती है और सफ़े बनती है, लाइंस बनती है, उनमें सबसे आगे की लाइन में ये खड़ा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मस्जिद में जाते हैं ये नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे खड़े होके ये बता रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े खुदा के बंदे हैं और क्या है, और इस तरह से लोगों को तकलीफें देना और लोगों की जानें लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। मलबा वहां पर कहा जा रहा है कि बहुत ऊपर नीचे जाहिर है कि बहुत ज्यादा मलबा गिरा है, जो बिल्डिंग गिरी है, जो मस्जिद गिरी है और उसके नीचे भी लोगों की मौजूदगी का बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को निकाला जाए। छोटा शकील वो बाहर आया है, उसकी स्टेटमेंट आई है कि भाई जो उसका बॉस है वो मरा नहीं है। आपके पाकिस्तान ने सिर्फ अजमल कसब नहीं रखा, लश्कर तैयबा नहीं रखा, जिहादी और टेररिस्ट नहीं रखा, उसामा बिन लादेन नहीं रखा, आपने दाऊद इब्राहिम को भी रखा। ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन वैसे ही बेहतर हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इकदाम उठा लिया जाए तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। भले ही इंडिया से 4 जंग हार चुके हों, मुंह काला करवा चुके हों, आधे कट गए हों, लेकिन फिर भी जो हौसला है वो इनके अंदर भरा हुआ है। आज उग्रवादियों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है कि सर कुछ नहीं हुआ, हमारा आदमी बचा हुआ है। अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं। पाकिस्तान को चाहिए पैसा और पाकिस्तान की सेना जो है उनको आप डॉलर दें, दुनिया में आप कुछ भी करें, आप आ जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगी जगह। लड़ने की सलाहियत नहीं है, लेकिन चोरी चकारी और सारे गलत कामों में इनसे बड़ी शायद किसी मुल्क की कोई आदमी नहीं होगी। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पेंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है, और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। कुछ दिन पहले सेना का जो क्या नाम है मुनीर आसिम गया था यूएसए, उनको वहां से कुछ नहीं मिला, डंडे घुसाए और वो वापस आ गया खाली कटोरा लेके पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, अब पहले इंडिया में धमाके होते थे, पाकिस्तानी खुश होते थे। इंडिया में मुंबई धमाका हो गया, खुश हो जाएंगे। इंडिया के अंदर कश्मीर में कुछ हो गया, खुश हो जाएंगे। बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद में जब धमाके होते थे खुश हो जाते थे। लेकिन आज इंडिया के साथ ट्रेड करने की इतनी मजबूरी है कि ये कहते हुए भी नज़र आ रहा है कि क्या हमें पाकिस्तान में छुपे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं, जो आतंकी है, जो छुपे पड़े हैं, क्या हमें चुन चुन कर पकड़ कर उनको इंडिया के हवाले नहीं कर देना चाहिए? देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दाऊद इब्राहिम हो, हफीज़ सईद हो, उसके अलावा और भी नकवी हो, और भी 2, 3, 4, 5 है। हालांकि आज नहीं तो कल उनका हिसाब तो होने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि अननोन गनमैन जो है वो चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। अब आज नहीं तो कल, जैसे मैंने कहा, कि सबका नंबर आने वाला है। लेकिन अगर ये जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हो सकता है इंडिया कुछ सोच ले। इसी के साथ ही ये वीडियो शुरू करते हैं। अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पेंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है, और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये दाग हमने धोया था। ज़रबुज़ ऑपरेशन हो, उससे पहले 1-2 ऑपरेशन चल रहे थे, वो उसके ज़रिए से बेशक हमने बड़ी जानें दी, अपने बहुत सारे शोहदा पेश किए, कुर्बानी, लेकिन सारे लोग जो हैं इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। देखिए ना, बहुत अरसे तक इंडिया ये कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पनाह गज़ीर है, उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे मीडिया ने कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया, हम डिनाई करते रहे बार बार, कई बार। अब आप ये बताएं कि हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि दाऊद इब्राहिम कराची से निकले हैं,
कराची में उनको जहर दिया गया, वो हॉस्पिटल एडमिट थे। और अब जब कल ये खबर ब्रेक हुई है, आपने उस वक्त पाकिस्तान के हालात देखे थे, आधे से ज़्यादा नेटवर्क जो थे वो बंद थे, हमारी वेबसाइट्स बंद कर दी गई। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ की लाइट शट डाउन कर दी गई। कहा जा रहा है कि कुछ ज़राए के मुताबिक पता चला है कि दाऊद इब्राहिम की जान को ख़तरा था, लिहाजा उन्हें कराची एयरपोर्ट से रात गए गायब कर दिया गया, इसलिए कराची एयरपोर्ट की लाइट जो थी वो बंद कर दी गई। देखें, हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी खुदी को उठाकर डॉलरों के भाव बेच देते हैं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं हम ये करते कि अगर कोई बंदा यहाँ पर लुका छुपा हुआ है तो हम उसको पेश करें, उन कुव्वतों के हवाले करें जिसकी रिक्वायरमेंट है। सुना है कि उस पर बड़े मिलियन डॉलर्स जो है वो उसके सर का नाम रखा हुआ था। तो डॉलर्स की ज़रूरत तो यहाँ रहती ही रहती है। कोई ऐसा साल के अंदर दिन नहीं आता जब पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती। और बाज़ का तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर जाकर ये कहना पड़ता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मांगे बगैर हमारा टॉप, हम खुद हमारे पर ये हम नॉमिनेट हो जाएंगे कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और हम कोई अगर यहाँ पर पनाह गजीन है दहशतगर्द तो हम उसको पकड़कर पेश कर दें। हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है। या तो देखें अपनी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी, अपना क्लियर कट स्टांस रखें, ये बोलेंगे भाई नहीं जी हाफिज सईद को हम टेररिस्ट नहीं मानते, इंटरनेशनल लेवल पे आके बोलें और ओपनली उन्हें जो भी वो करता है उसे आज़ादी के साथ करने दें। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को ये बताया जाता है कि हमने जेल में कैद रखा है, ठीक है, पब्लिक को ये बताया जाता है कि ये भाई हमारे जो उनसे बहुत बड़े मुजाहिद हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। क्या ये देखें इससे पब्लिक का भी नुकसान नहीं है, मेरा आपका इन बच्चों का नुकसान नहीं है कि हमें ही कंफ्यूज किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो क्लियर कट एक आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप हाफिज सईद है या 2 3 4 नाम आपके पास जितने भी हैं, जितने भी नाम है वो नाम लेना नहीं चाहता मैं, उनको आप क्लियर कट करें कि यार ये टेररिस्ट हैं, मुजाहिद हैं, हमारे लॉयल बंदे हैं, जो भी है आप उनको क्लियर कट करें। और वही जो फॉरेन पॉलिसी है आप वो वाज़िया करें लोगों के सामने। ये ऐसा मत करें, देखिए इससे आपका जो इमेज है वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और दूसरे नंबर पे देखें, हमारे यहाँ ये जो 2-4 तहरीकें बनाएंगी, इसके भी सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था। उनके पोलिटिकल उनके दुश्मन होते थे, उनके खिलाफ लॉन्च किया जाता और फिर उसको इनसे संभाले नहीं जा रहे बाद में। अब हाफिज सईद है, वो दूसरे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखें, जो भी इंसान दुनिया के अंदर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, आपकी उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप उसके खिलाफ बात करें, कम से कम अपने मुल्क का स्टांस बेहतर करें। दिलशाद भाई मुझे ये बात बताएं, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर दाऊद इब्राहिम मौजूद है, ठीक है, और ये देखें ये इंडियन एजेंसी तो बहुत देर से ये कहती नजर आ रही है, इवन उन्होंने काफ़ी फुटेजेस भी दिखाई कि भाई ये हमने यहाँ पे देखा वहाँ पे देखा। वो ये बताएं, वही अगर ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन वैसे ही बेहतर हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इकदाम उठा लिया जाए तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारी नंबर 1 एजेंसी नहीं है, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक है, जिसका कोई असर और रसूख नहीं है हमारे मुल्क के ऊपर। इनका काम सिर्फ और सिर्फ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना है, उनकी वीडियोस बनाना है। आप जी दावा करते रहे, पिछले 40 साल से तो हम सुन रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी। जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर थी? अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर है? आप कम से कम आए, आकर डिनाई करें। हमारे पॉलिटिशियन किधर है? इस बात से फिर बड़ी बात हमारी पब्लिक किधर है? हमारी पब्लिक क्यों नहीं बोलती? जी, मैं आपसे इस बात से इख्तलाफ रखता हूं कि देखें, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे हमारी पूरी फौज आती है और सारी एजेंसीज आती हैं। तो ये काम पॉलिटिशियन का ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन लोगों ने काम करना है। और आपको इस बात का पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना ज़्यादा आज़ाद होता है, तो उनका कसूर नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो कसूर उन लोगों का है जो इस टाइम पे वो काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है तो ये हमारे मुल्क की बेहतरी। बेशक इसमें लोग मुझे गद्दार कहें, आपको गद्दार कहें, किसी को कहें, वो कहते भी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और दिलशाद भाई जैसे लोग जब ओपनली बात करते हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है कि यार कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, कोई तो है जो इस चीज़ को समझ रहा है कि यार ये पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जा रही है। आज मैं ये कहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे जो सारे लोग, जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये
पाकिस्तान का इमेज खराब करता है, ये पाकिस्तान को डिग्रेड करता है। आज मैं उन सब से सवाल करता हूँ कि आज जो पूरी दुनिया में दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर चल रही है, इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। क्या मैंने ये खबर चलाई? मतलब मैं इस तरीके से इन चीज़ों को, मतलब ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसी चीज़ों पे बात ही ना करें। देखें अगर तो हम किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे ना, हम तो बात करते हैं, क्लैरिटी देते हैं आपको कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, और अपने मुल्क के जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, इदारों के मालिक बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक अपना एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इन पे अमल करें। क्योंकि यार देखो हमारी अब देखें हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज़्यादातर यंग जनरेशन है, ज़्यादा आबादी। तो भाई हमने यंग जनरेशन के लिए कुछ करना है। अगर आप कहीं ना खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो हमारे मुल्क के ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये हम किधर जाएंगे? अभी ईरान के ऊपर सेक्शंस लगी हुई है ना, तो उनका क्या हाल हुआ है, ठीक है। वो चाह के भी, हालांकि उनके पास तेल के जितने ज़खायर हैं इतने शायद मिडिल ईस्ट के पास भी नहीं है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो बेचारों को ब्लैक में तेल बेचना पड़ता है, जो भी उनके मसाइल होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर ये मामला लग जाते हैं, यार पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, पहले हमें तनख्वाहें देने के लिए लोन लेना पड़ता है, IMF की ट्रेंच लेने के लिए हमें मिन्नतें मारनी पड़ती हैं। और अगर हम ब्लैक लिस्ट के अंदर चले गए तो ना तो हमें चाइना ने पकड़ना है और ना हमें किसी और मुल्क ने पकड़ना है। तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर कोई जाकर कुएं में कूदता है तो फिर पाकिस्तान में हमें उसके नक्शे कदम पर जाकर कुएं में कूदना जरूरी है। OIC ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती है, लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं। चीन जो है वो दूसरे मुल्कों पे कब्जा कर रहा है कर्जे के नाम पे या रोड एंड बेल्ट के नाम पे, और ये कर्जे जो हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें हम दूसरे अल्फाज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बचपन में एक खिलौने से खेलता था, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर वो यूं यूं तालियां बजाता था। ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है, ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा। ये तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पे काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहाँ पे और ये गड़बड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है। 1962 में एक बहुत बड़ा इलाका जो है 10,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाका जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था, वो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी चीन को दे चुका हुआ है। तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। नमस्कार दोस्तों, अब इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तानी कई सारे पैनलिस्ट हैं या फिर पाकिस्तान के कई सारे लोग हैं जो इंडिया पर, मतलब कि कोई मुसलमान को यहाँ पर पैर में मोच भी आ जाए तो कहते हैं कि भाई हिंदुओं ने मारा। लेकिन चाइना के अंदर उइगुर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उनके टॉयलेट्स को तोड़ा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़कर होटल्स बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से चू नहीं निकलती, क्योंकि सबको पता है कि फ़िलहाल जो है वो चाइना पाकिस्तान का बाप बना हुआ है। वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर का कहना ये है कि चाइनीज़ मुसलमान जो है वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि भाई हमें चाइना से बचा लो। देखिए, मुझे नहीं पता कि अगर मान लीजिए कि इंडिया ने या फिर मोदी ने मदद भी कर दी तो उनकी तरफ से फिर क्या सिचुएशन होगी। मतलब वो मुसलमान फिर इंडिया की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है, कभी नहीं करते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चाइना के जो उइगर मुस्लिम्स हैं, ये चाइनीज़ मुस्लिम ही आप कह लें, उन्होंने हेल्प मांगी है। खबर के मुताबिक उन्होंने हेल्प मांगी है इंडिया से कि हमें सेपरेशन चाहिए चाइना से। मतलब मिलिटेंट ग्रुप है चाइना का, मुस्लिम ग्रुप, उन्होंने ये बात की है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से, एक पहली बात है कि उन्होंने पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतने मसाइल में गिरा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो
हमारी आफिया सिद्दीकी उनके पास है, अमेरिका के पास है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे वो हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम वहाँ नहीं उठा सकते। और मैं ये भी नहीं समझता कि इंडिया के मुसलमान कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मुसलमानों से उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारी हेल्प करे, यानी उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ही आता है। जी, इंडिया गवर्नमेंट में वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपोजिट हैं इनके चाइना, और इनके जो तल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो वो ये हो सकता है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना को जो है वो बीट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो वो इस हिसाब से उनसे मदद मांग सकते हैं। एज अ रिलीजन तो वो मुसलमानों के सगे नहीं है। सिर्फ यही बात है कि वो चाहते हैं कि ये लोग हमारे के सगे नहीं है, लेट्स सपोज, तो फिर भी उन्होंने मुसलमानों ने क्यों, यानी चाइना के मुसलमानों ने उनसे ही क्यों हेल्प मांगी? चले सऊदीया से हेल्प मांग लेते, वो तो थोड़े बहुत स्टेबल हैं, तुर्की वालों से हेल्प मांग लेते, ओआईसी में बात ले जाते। ओआईसी क्या मतलब ही क्या है कि भाई आप जहाँ पे भी मुसलमानों पे कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात ही ये बन रही है ना कि इंडिया को क्यों बोला गया? वो इसलिए कि क्योंकि ओआईसी की अगर बात करें तो ओआईसी ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती, लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, उनको रिलीजन को तब्लीग करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है चाइना में काफी टाइम से, इसके बारे में मैं भी बात कर चुका हूँ और यूनाइटेड नेशन में भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। चाइना में तो वैसे ही मीडिया जो वो जिस तरीके से है वो आपको पता ही है कि आज तक कोई खबर बाहर नहीं आई। आपको लगता है कि वहां पर वाकई जुल्म हो रहा है, वहां पर मुस्लिम उस कंडीशन में नहीं जैसे होने चाहिए? क्या कहना चाहिए? क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव वीडियोस आई हैं और जहां से मैंने खुद भी उनका ऑब्जर्व किया और मैंने देखा है कि वाकई इस तरह के माहौल हैं कि उनको वो अदारा कहते हैं, लेकिन बेसिकली उनकी माइंड वॉशिंग हो रही है और उनके टार्चर भी होता है, जो अपना इस्लाम को नहीं छोड़ते। और उनके एक लिमिटेड एरिया दिया गया है, मैंने जो सुना है, मैं भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन लिमिटेड एरिया, आप उसके अंदर ही रहो, उसके अंदर ही जो जी डॉक्यूमेंट्री जो हमने देखी है उसके मुताबिक तो वाकई हमें भी बहुत दुख हुआ है एज अ मुस्लिम। तो फिर हम इंडिया के अगेंस्ट ऐसी आवाज उठा देते हैं जी, बहुत जुल्म, हालांकि उधर 30-35 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, और वो अपनी आवाज बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, आवाज ही नहीं बहुत कुछ उठा सकते हैं, और वो हम वीडियोस देखते रहते हैं, ठीक है। और हम कभी फलस्तीन की बात करते हैं, कभी बर्मा की, चाइना के मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए ना, क्योंकि अगर देखें कि जो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने दूसरे मुसलमानों के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि वो खुद मुसलमानों पे जहाँ तक उसका बस चले वो जुल्म करता है। लेकिन ये मसला असल ये है कि उन्होंने इंडिया से बात इस वजह की है क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल जाएगा, इंडिया को पॉइंट मिल जाएगा कि वो चाइना के ऊपर हिट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मैं सवाल और कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों नहीं चाइना के बारे में आवाज उठाई जाती है कि भाई चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में? हम तो ये कहते हैं ना, हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है, यही कहते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते कि हमें इंडिया से दुश्मनी है। तो इसलिए हम इंडिया के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा या ये बात करते हैं कि भाई वहाँ पे मुसलमानों का जुल्म हो रहा है। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों से प्यार है, तो चाइना के मुसलमानों से प्यार नहीं है। बेसिकली ये जो ना, ये सारी ट्रेड का सख्त है थोड़ा, बिल्कुल ट्रेड का मसला है। वो यहाँ पे आके रिलीजन को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी ट्रेड का मसला है या हमें वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम इस तरह की आवाज उठाएंगे, एक ही हमारा दोस्त है वो भी हमसे छिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हम इस्लाम को भी थोड़ा साइड पे रख देते हैं, बिल्कुल को भी साइड पे रख नहीं, हम बेसिकली हम इस्लाम को उतना मानते हैं जितना हमें सूट कर रहा होता है, ये चीज है। और उतना इस्तेमाल, माजरत के साथ ये अल्फाज बोल रहा हूँ, हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उतना इस्तेमाल करते हैं, फॉलो नहीं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। हमें जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करते नहीं है, जस्ट नाम लेते हैं, इस्लाम के नाम पे कुछ कर दिया, कभी किसी के जज्बात को नहीं, ये एज अ टूल, ये बस इस्लाम को एज अ टूल ले रहे हैं, जहाँ पे सूट कर रहे हैं वहाँ पे इस्लाम का नाम लेके लोगों को भड़का भी लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे बोलने की जरूरत होती है, अगर वहाँ पे फायदा नहीं नजर आ रहा, दुनियावी फायदा नजर नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे चुप कर। तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पर काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहां पे और ये गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। और ये अभी तक जो बात है कि जो मुल्ला मोहम्मद सादिक है, तालिबान का अपॉइंटेड कमिश्नर जो तोरखम में है, तालिबान का है, वो कहता है कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन अबाइडिंग बाय इट्स कमिटमेंट, सो द क्रॉसिंग पॉइंट वाज शट डाउन। यानी कि तालिबान कह रहा है कि भाई हमने शट डाउन करा है,
पाकिस्तान ने। अब कौन सी वादा खिलाफी करी है पाकिस्तान ने? मुझे नहीं लगता कि तालिबान के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के वादा खिलाफी की लिस्ट बनाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अच्छा, तो इन्होंने बंद कर दिया और वहां पे फायरिंग भी हो गई, तो एक पाकिस्तानी इंजर हो गया, ये तालिबान ने फिर एक पाकिस्तानी को ठोक दिया वहां पे, राइट। ये बिल्कुल ताजा खबर है जो वहां पे पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो वहां पे जो तालिबान वाले थे, अब तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। अब ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे खुशफुसाहट है, अफगान सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, कि भाई तोरखम हमने बंद कर दिया, अब हम और जगह भी बंद करें। इनके कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ना जहां से लोग आते हैं, ट्रेड होती है, कि ये भी बंद करेंगे। तालिबान कह रहा है ये भी बंद करो, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान को यह पता है कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये खासतौर से इनकी सरकार जो है, इनकी गवर्नमेंट, इनकी फौज, कहता है ये लोग छिछोरे हैं यार। अगर मैं बात करता जो इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की, अभी रिसेंटली जो है रशिया में स्टूडेंट्स ने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया था। जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज़ रशिया में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल्स के अंदर। मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। इंडिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। रशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बताया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब है, बाकी 40% फौजी। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास। So this is where we are in a deep trouble. नमस्कार दोस्तों, इंडियन कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में मतलब कि अपने पैर पसार रहा है। रशिया उसमें से एक है। रशिया के अंदर अगर जो हिंदुइज्म फैला है तो खास करके इस्कॉन जैसी जो संस्था है उसके ज़रिए से फैला है। इस्कॉन जो संस्था है वो रशिया, यूके, यूएस, फ्रांस और भी कई सारी जगहों पर उसके जो ग्रुप्स है, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। और वहाँ पर कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भी हिंदुइज्म वो लोग फॉलो करते हैं जो आपको इंडियंस लगेंगे भी नहीं और होते भी नहीं है। आपको जाकर आपको लगेगा कि भाई आप हिंदुइज्म को उतना फॉलो नहीं करते जितना ये लोग फॉलो करते हैं। अगर कुछ सालों पहले देखो तो ये लोग क्रिश्चियन थे, और जब उन्होंने कुछ अच्छाई देखी, और हमको देखिए आज भी मुझे कई सारे लोग देखने को मिल रहे हैं कि जो इंडिया की सड़कों पर होते हैं, जो भगवत गीता देते हुए नज़र आएंगे, बेचते हुए नज़र आएंगे, और वो इंडियंस नहीं होते। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रशिया के अंदर कैसे हिंदुइज्म या फिर इंडियन कल्चर फैल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ रशिया की, रशिया में जो है एक इवेंट हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने पे उन्हें अवार्ड्स वहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड किए गए। कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? मैं कहता हूँ इंडियन रशियन की जो, आप यकीन करें, मैं ख़ुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे और रशियन भी मेरे दोस्त थे, और मेरी एक वाइफ रशियन है और वहाँ से मैंने शादी भी की है, और रशिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इंडियन दोस्त मेरे जो भी थे वहाँ, वो भी मेरे दोस्त ज़्यादातर इंडियन थे। लेकिन मैं आपको एक इत्तेफाक भी बता दूँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाई ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम, तो उनको मारने लगे।
तो कहते तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने बोला द या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त क्लास फेलो वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं क्योंकि वो अफ़गानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना। तो जब भी ओलियानोस्क में अगर ये रशियन पीते हैं जैसा शराब पी के नशे में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार होते, क्योंकि आपस में बात करते थे कि भाई अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए, तो बोलते थे या पाकिस्तानी नीयत या तीगवारी या पाकिस्तानी नियत या इंदिस की, यानी मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं। ऐसा तो क्यों उनको छोड़ देते, मारते ऐसा क्यों होता है कि अगर हम रशिया में देख लें या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुकाम पे देख लें, इंडियन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की बहुत कम होती जा रही है? इसकी क्या वजह? देखें, मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियां भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास, और इंडियन के साथ ज़्यादा लड़कियां आ जाती हैं। वहाँ लड़की आम है, मतलब मिल जाती है हर किसी को। तो उनकी इज़्ज़त भी है क्योंकि उन्होंने अपना इज़्ज़त वक़ार गिराया नहीं है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखा है, अपना इमेज बना के रखा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले, हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज़्ज़त ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैंने 4 साल में 25-26 इत्तेफाक़ात देखे जो पाकिस्तानियों के साथ हुए, क्योंकि मेरे पास यूएई का पासपोर्ट है, दुबई का, तो इसीलिए मैं यूएई का बंदा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों की रशिया की अगर हम इंडिया के साथ देख लें, काफ़ी ट्रेड्स भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात भी हैं और जयशंकर की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। उसके अलावा अगर मैं इसके मुकाबले में पाकिस्तान की देख लूँ, कोई ट्रेड के लिए रशिया जल्दी हाँ नहीं करता। क्या इंडिया ने अपना मुकाम बना लिया उनकी नज़र में? देखो, इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है वो हॉनेस्ट है, वो फराड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बिजनेस माइंड वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी शॉर्टकट में या तो फराड करो, चोरी करो या धोखाधड़ी करो, बस पैसे लो और इधर उधर भाग जाओ। पाकिस्तानी हॉनेस्ट नहीं है, इसलिए दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं है इनकी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सर, क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारी भी एक वैल्यू बने इंटरनेशनल लेवल पे? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा यंग जनरेशन, में कहता हूँ अब पहले वालों को आप छोड़ दें, अब आप सीधे रास्ते पे आएँ, सीधे सच्चे ज़िंदगी से आप भागें मत, आप सच्चे रहें और अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कभी ख़राब मत होने दें। बस यही मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों से कि जहाँ भी आप जाओ, जिस मुल्क में जाओ, अपने मुल्क का नाम बदनाम मत। पाकिस्तान आर्मी ख़त्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना, जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल एकेडमी है ना, जहाँ वो ट्रेनिंग होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी। तो उसको मैंने पढ़े। आपकी किताब पढ़ी है, आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं, उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो ऑप्रेस्ड वाली थ्योरी है, वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑप्रेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, तो इसलिए वो ऑप्रेसर है। इसलिए ऑप्रेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे, तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है, और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो
फ़ोन कंपनी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिज़नेस किया यहाँ पे, और मैं ख़ुद इसका कस्टमर रहा हूँ। लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको ख़रीद रही है। यूएई ने पहले भी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ ख़रीदा उसको पाकिस्तान को पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेट पैसे दिए। जैसे आप कह लेना कि हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में, दूध में जो है ना मेंगने शेंगने डाल के ये दे रहे हैं हमें चीज़ें। खैर एनी हो, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़े पैसे पूसे ले लेते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो शायद हमें फ़ील इतनी नहीं होती। एनी हो, खैर अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है, और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक यूएस कंपनी है, और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में 2 बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है, वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उनके एक कैपिटल की सिडनी की बात करें, तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक ट्रेन है जो कि इंडिया दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और वो ऑटोमेटिक है, यानी खुद रुकेगी, चलेगी, स्टॉप होगी, व्हाटएवर जो भी करना होगा, ड्राइवर नहीं होगा उसमें। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अब इनको दुख हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दिए। जो पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट जनरल है चेंगडू चाइना में, वहाँ पे जनाब हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। कभी हम सऊदी अरब जाते हैं, कभी हम यूएई जाते हैं, कभी हम किसी और मुल्क को फोन करते हैं, कभी किसी मुल्क के एम्बेसडर को बुला के बंद कमरे में उसकी मिन्नतें भी करते हैं को खुदा दा वास्ता सानू डिफॉल्ट हो तो बचा लो। दिस इज हैपनिंग। पाकिस्तान की हालात जो है वो बद से बदतर है। हाँ, बीच बीच में कोई गर्म खून वाला आ जाता है, पैर हिलाते हिलाते, लड़खड़ाई हुई उर्दू बोलते बोलते कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम उड़ा देंगे। ये पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान की ये जो कॉन्सुलेट हैं, इन्हीं के क्यों होते हैं? हमने कभी और तो किसी का सुना नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऐसी जुबान से ही समझाया जाता है। चाइना आपको इन्वेस्टमेंट एज इस तरह दे रहा है कि वो आपको कर्जा दे रहा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब होता कुछ इस तरह का है कि वो हमें कर्जे पे दे रहा है। कर्जा कुछ इस तरह दे रहा है कि अगर हमने 100 साल के अंदर उनकी किस्तें या उनकी पूरी की पूरी पेमेंट्स हम ना दे सके, तो पाकिस्तान में जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवादर पोर्ट हो गया, जितने भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो सारा का सारा चाइना की मलकियत हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, क्या खाक वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, सिचुएशन भारत की एकदम बदल रही है। चाहे वो आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना हो, या फिर किसी और जगह पर जाकर झंडे गाड़ना हो। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया जो है वो आर्मेनिया को मिसाइल्स प्रोवाइड करेगा। हम सबको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वो थोड़े थोड़े समय पर फिर से वो मतलब उसमें स्पीड आ जाती है, कई बार ठंडा भी हो जाता है। और हम सबको पता है कि अजरबैजान को टर्की का बहुत बड़ा सपोर्ट है। टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि हम जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करें, और इससे ही उन दोनों का मुंह चुप हो सकता है, वो बंद हो सकता है। अभी उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटली जो एक ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ट्रेन जो है वो इंडिया यहाँ पर सप्लाई करने वाला है। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो भी दुनिया के अंदर जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रही है, उसको आप उसमें से आप इंडिया को निगलेक्ट अब नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ बड़ी होगी, वहाँ पर इंडिया को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वी हैव एडेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू द सुखोई। अब इसमें मिसाइल्स हैं काफी। ये रशियन नहीं है, ये इंडियन है। हमने उनको और बेहतर बना दिया। इसलिए आर्मेनिया क्या है, थोड़ा सा वो इस चीज से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है और कह रहा है इंडिया से। और इंडिया ने आर्मेनिया को बड़ा हेल्प भी, वो पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया भर की चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, तो हम कर रहे हैं। आर्मेनिया को वी आर रीचिंग आउट। आर्मेनिया की ना अजरबैजान से नहीं बनती, आर्मेनिया की
तुर्की से नहीं बनती। तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, काफी वो मतलब ना गाने गुने गाता है। तो इससे क्या है कि अजरबैजान दुखी हो गया। अजरबैजान दुखी हो गया और ये आजेरी या अजरबैजानी टेलीविजन चैनल पे प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इल्हम अलीयेव, जिसका नाम है इल्हम अलीयेव, इसने बोला है कि हम ये मानेंगे कि ये अनफ्रेंडली स्टेप है। अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। लेट बी वेरी ब्लंट यार, क्यों हम ये है डिप्लोमेसी में, हम तो डिप्लोमेट है नहीं, ठीक है, हमें तो इतनी तमीज है नहीं यार, हम तो ब्लंट बात करते हैं। तो तुम क्या कर लोगे यार, अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो अटैक करोगे हमारे ऊपर, या तुर्की अटैक कर देगा हमारे ऊपर। हम लोग चुपचाप बैठे थे, तुम ही लोग इस्लामिक उम्मा को सबको सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर को, कश्मीर कश्मीर। अजरबैजान ने भी कुंकू करी, तुर्की ने भी बहु करी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला फिर? आप क्या सोचते हो ये हम नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हो गंगा जी ऐसे ही बहती हैं? नहीं भाई, गंगा जी ऐसे भी बहती हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी बहेंगे। अब इनको दुख हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दिए। पिनाका, मुझे एक दो लोगों ने ये भी पूछा कि पिनाका का मतलब क्या है और जो रॉकेट सिस्टम्स हैं ये कौन से कंट्री का। देखिए, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इनिशियली आए थे रशिया से आए थे, ठीक है, ग्रैडबी वगैरह जो भी थे, तो MBRLs बोलते हैं हम लोग उनको, तो वो रशिया से आए थे। फिर इंडिया ने पिनाका बनाया अपना, एक्सटेंडेड रेंज और गजब की टेक्नोलॉजी, और अब पिनाका है ज्यादातर भारत में। पिनाका भोले शंकर का जो धनुष है ना, महादेव का जो धनुष है, उसको पिनाका बोलते हैं, उनका नाम पिनाका है। तो शिव जी के धनुष के ऊपर इस हथियार का नाम दे रखा है जिसका नाम है पिनाका। तो दोस्तों ये हमने दिया, तो अजरबैजान काफी अपसेट है इस चीज को लेके। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ अरसा पहले ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें इंडिया की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना माना है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिस पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हो। मैम, हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त मोर देन 50% हमारे पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से 60% पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है। इंडिया में आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह था कि पाकिस्तान में जो से प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 35 चेंज हुए हैं, और जो से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो सिर्फ 15 चेंज हुए हैं। और यही अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें, इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर बेसिकली जो आपकी आर्मी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स या फ्लॉज कुछ ऐसे हैं कि हम उस चीज़ से ओवरकम ही नहीं कर पा रहे बेसिकली। अच्छा, बात हम आ जाते हैं कि मार्शल लॉ लगने से मुल्क को क्या होता है। मार्शल लॉ लगने से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आपकी बंद होगी तो इन शॉर्ट आप जो अपने मुल्क में जो चीज़ें बना रहे हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में एक बड़ी मेजर सी मैं मिसाल देता हूँ, सिर्फ क्या ना, चाइना आपको इन्वेस्टमेंट एज इस तरह दे रहा है कि वो आपको कर्जा दे रहा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब होता कुछ इस तरह का है कि वो हमें कर्जे पे दे रहा है। कर्जा कुछ इस तरह दे रहा है कि अगर हमने 100 साल के अंदर उनकी किस्तें या उनकी पूरी की पूरी पेमेंट्स हम ना दे सके, तो पाकिस्तान में जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवादर पोर्ट हो गया, जितने भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो सारा का सारा चाइना की मलकियत हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, क्या खाक वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि हम अपने मुल्क को मकरूज रखवा के उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। आप ऐसा करें कि हमें कर्जा दें, और कर्जा अगर हम वापस ना कर सके तो वो फिर चीजें आपकी हो जाएंगी। क्या खाक इसको बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही अलग होता है। इसको हम कर्जा कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए है, इन्वेस्टमेंट वो हमारे लिए नहीं, वो कर्जा हमारे लिए है जो हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो सीपैक की तो आप बात ही ना करें। दोस्तों, रशिया और ईरान जो है वो एक शिपिंग कॉरिडोर, नया शिपिंग कॉरिडोर तलाश कर रहे हैं जो यूरोप को बाईपास करे, और क्योंकि और सैंक्शंस भी जो हैं वो यूरोप की ईरान के ऊपर हैं और रशिया के ऊपर हैं, और एंड दे आर फाइंडिंग कि हम इंडिया तक कैसे पहुँचें। और क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि ईरान एंड रशिया दोनों मुल्क जो हैं दे आर फेसिंग सीवियर वेस्टर्न आइसोलेशन। और अब ये है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड शोरिंग का, ताकि फ्रेंड शोरिंग मीन्स के रीलोकेट करना अपनी सप्लाई चेन अपने एलाइज और फ्रेंड्स की तरफ। अब रशिया भी जो है वो किसी न किसी तरीके पे यूरोप और अमेरिका पे डिपेंडेंट था। तो अब रशिया और ईरान दोनों समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया
इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है, और इसके साथ ईरान भी है। अब ये कहा जा रहा है कि 3300 किलोमीटर रेलवे जो है, जो कि ईरान के बीच में से गुजर रहा है, और जो है जिसे आप ये समझ लें कि ये एक नया ट्रैक जो बन रहा है, और इस ट्रैक के तहत जो है वो जिसमें कहा जा रहा है रेल नेटवर्क्स भी हैं, रोड भी है, और रेल नेटवर्क जो है वो तकरीबन 20% है, बाकी जो है वो ट्रेन दूसरा है। अब ये जो तकरीबन टोटल कोई 6000 किलोमीटर की हाईवे बनेंगी, और उसमें कहा जा रहा है कि जो अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है, 3300 के ऊपर, 3300 किलोमीटर के ऊपर, 3300 किलोमीटर के ऊपर काम चल रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, अब ये वो कह रहे हैं कि जी हम 4 लेन हाईवे जो लिंक जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कैस्पियन सी के बीच में, कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ के बीच में, जो को वो कह रहे हैं कि हम इसको खोल देंगे जल्द। अब देखें ये ईरान जो है वो एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ आप देखें कि मैं देख रहा था कि अमेरिका और जो चाइना यूएस है, वो दोनों जो है वो दे आर ऑल्सो टॉकिंग कि हमें अपनी सप्लाई चेन को किस तरह बढ़ाना है। एक तरफ जो है रशिया और ईरान जो है वो किस तरह इंडिया तक लपक रहे हैं, क्या नाम है उसका, और जो यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, वो भी आई थिंक इंडिया आई हुई थी ये बात करने के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि चाइना ने पूरा जोर लगा दिया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और हम काम नहीं कर सके। ये केस स्टडी समझने की ज़रूरत है कि क्यों रशिया और ईरान आज इंडिया की तरफ लपक रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमें अपनी जो है वो ट्रेड फैसिलिटेशन पे कैसे काम करना है, डिजिटाइजेशन, कस्टम प्रोसीजर को किस तरह डिजिटाइज करना है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह काम करना है, और रशियंस और ईरानियन समझते हैं कि हमने अपना तेल कैसे पहुंचाना है, ठीक है जनाब, और एग्रीकल्चर और हर चीज़ के ऊपर अमेरिकन बात कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो है, और दूसरी तरफ जो ईरानियंस हैं वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, इधर से अमेरिका भी फ्रेंड शोरिंग कर रहा है कि मूविंग इट्स सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू दी अमेरिका की बजाय इंडिया टू जो अमेरिका हो। सो ये जो इतनी बड़ी शिफ्ट आ रही है पाकिस्तान ने पता कख रहे हैं, उन्होंने पता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फौज ने गालां कढ़ रही ने, फौजी लगे हैं जनाब, वो कह रहे हैं नहीं इन्हू अंदर बंद कर दो, इतने मुकदमे कर दो, इसने साढ़े खिलाफ ट्वीट कर दिए, इन्होंने फड़ लो, इन्होंने अंदर कर दो, ए उत्थे गल्लां हो रही हैं। हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है, मेरी बात सुने, गुलाम तो नहीं है, हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इंडिया वाले मुस्लिम तो नहीं है ना, तो एज अ मुस्लिम उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंडिया को कर रहे हैं। कोई हुकूमत, कोई मर्शदान, कोई सियासतदान इस मुल्क के मसले हल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम आजाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे, क्यों अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। तालिबान जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और तालिबान से भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो जनरल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये बहुत बायस शर्मिंदगी बात है कि वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पसंद ही नहीं है। ये स्टार्ट से ही ऐसे हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़े ना तो कभी इन्होंने पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब आ जाते हैं इधर, हमारा मुल्क जो बना ही कलमा तौहीद पर था, दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। हिंदी बोलते हैं वो इंडियंस को, वो कहते हैं हिंदी खूब अस्त, पाकिस्तान दुश्मन अस्त। जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है उनके। लेकिन इंडिया को ये फेवरिज्म करते हैं, इंडिया का फेवरेट कंट्री है अफगानिस्तान। चीन को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। कोई भाई अपने दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं? ये तो हमने वो सबूत ही नहीं किया कभी कि वो हमारे भाई, अब भाई मुंह से कहते हैं कि ये भाई है, लेकिन दिया क्या हमने, किस तरह ट्रीट किया है। ये है हमारा निजाम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ही जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, हम सबको पता है कि भाई जब रशिया आया था और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो कत्लेआम हुआ, तो कई सारे अफगानी लोग हैं वो बॉर्डर के उस पार से इस पार मतलब पाकिस्तान आ गए।
अब कहा जाता है कि 30 लाख 40 लाख जो अफगानिस्तान के लोग थे वो आ चुके थे और सालों रहे वो। अब यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई एक पाकिस्तानी बंदा है, वो अफगानियों को कह रहा है कि भाई आप जो है वो इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हो, और अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया को सपोर्ट क्यों ना करें। क्योंकि मान लीजिए कि जिस तरीके से आपका चाइना के साथ रिलेशन है, मतलब पाकिस्तान का, और वहाँ उनके वो दोस्त कहते हैं, और वो वाली भी सिचुएशन है कि हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, सेहत से मीठी उनकी दोस्ती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग भी वही जवाब दे रहे हैं कि भाई हमें भी इंडिया के साथ बहुत अच्छा लगता है और इंडिया के साथ हमारा एक रिलेशन है जो हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब देखिए पाकिस्तानियों की जल्दी इसलिए है कि भाई एक तो अफगानिस्तान के लोग भी मुसलमान हैं, बाय डिफॉल्ट होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान को सपोर्ट करें, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान या फिर अफगानिस्तान के आम लोग ये चीज़ को मानते नहीं हैं और यही चीज़ उनको जला के राख कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप तरक्की कर रहे हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात बताइए, इंडिया क्यों हमारी तरक्की से चलता है? वो ये आप मुझे बताइए कि आप सवाल कर रहे हैं तो कैसे चलता है? ज़ाहिरी बात है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी कुछ अभी तक पिछले दिन ही वो त्यारा हमने बनाया था, उनकी वो ये हो गई थी कि यार ये क्या बन गया हमारे साथ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की कंट्री, हम पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान की चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में आप प्रोग्राम किया करो, और पाकिस्तान का जो सेंसिटिव, अगर यही मैं बात आपको कहूँ कि अगर सिर्फ मैं पाकिस्तान के बारे में बताता रहूँगा, दुनिया तो चांद पर पहुँच गई, चांद से आगे मार्स पर चली गई है। बात ठीक है, लेकिन हमारे बाद दफ़ा पाकिस्तान ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ सारा कुछ गलत है। वो गलत है। आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग, मेरे सेट भी ये देखो ना, सर्दी पद्दी हो गई है, BI सेट भी हो गई। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, आई लव पाकिस्तान। सर देखे पाकिस्तान नाम होना, बाकी सर जी मैं बता तो रहा हूँ आपको। और नहीं गलत क्या कह रहे, आप इतना डर क्यों रहे हो यार माइक से? तू जनानियां तरह शर्मा रहा, सीधा आग गल कर रही हो के पाकिस्तानी मर्द बन तू। हम अफगानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी है। दोस्ती हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार आप बोलो, फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप ज्यादती कर रहे हो। घूम किधर रहे हो? क्यों हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते हैं? क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं? पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है। मेरी बात सुने, कल अंग्रेज इधर आए थे, उन्होंने आई लव पाकिस्तान का बोला था, नारा लगाया। क्यों वो अब क्या करे? क्या करते हैं क्या करे वो बदमाशी? हम गुलाम तो नहीं है, हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम है? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद मुल्क है, हम अपना। आज़ाद कहाँ से? अभी तक नहीं, आज़ाद कहाँ से? अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आज़ाद का है, आज़ाद तो नहीं है। आपका वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका वाला मालूम करते हैं, हम आज़ाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आज़ाद है, कोई नहीं लड़ा, अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो नहीं अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा? अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्यों इमदाद दिया? क्या है? पाकिस्तान से लेके जाते हो। पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया, हमने पाकिस्तान बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है? क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान क्या किया आपने? पाकिस्तान के लिए क्या किया है बताओ? सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस, कुछ किया है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान पता क्या है भाई साहब, बात ये है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं आपस से लड़ो, मैंने तो भाई एक फैक्ट बताया था आपको कि फैक्ट मैंने, हम लोग मजाक कर रहे थे। एसआई वाले हमारी आईडी कार्ड बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी नहीं चाहिए यार। आप पाकिस्तान में रहे हो, पाकिस्तान की बात बताऊं कि जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है उनके साथ अच्छे, हमसे मुदाद भाई ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे। क्या क्यों पसंद करते हो? क्यों पसंद करते हो? ये बात मुझे आपके साथ कारोबार या कुछ लेन देन है ना? हम किसे? चीन को क्यों पसंद करते हो आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है, अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी इंडिया वाले हमारे भाई है, लेकिन दुश्मनी वाली बात क्या दुश्मनी? हमने पाकिस्तान मेरी बात सुने ना, दुश्मनी तो यहाँ पर बनती नहीं, वो फैक्ट है। अगर वो इंडिया को लाइक करते तो हमें इससे दुख ही नहीं होना चाहिए, हमें इससे मसला ही नहीं होना चाहिए। बात पता क्या है, इंडिया को मैं जो भी, हमें खुद अपने आप को, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, हमें खुद को अब इतना बड़ा पावर बना लेना चाहिए कि अगर इंडिया जैसे मुल्क पाकिस्तान के नाम से डरे, लेकिन अगर आप इकोनॉमी की
की बात, पहले मेरी बात सुने, इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम इस टाइम दुनिया के 150 कंट्रीज में भी लिस्ट में भी नहीं आ रहे, इतने डाउन हो गए सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी गलती नहीं मानते। पता क्यों है ये? हम अपनी गलती नहीं मानते। गलती ये है कि सिर्फ एक हमारी गलती नहीं है, हमारे लीडरों की गलती। सर अपने लीडर पे गलती ना डालें, गलती आपकी भी है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो आप ये बात नहीं मान रहे, ये गलती किसकी है? ये पता क्या, गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी? हाँ, ये हमारे लीडरों की गलती है जिन्होंने अपनी गुलामी की है और हमें भी गुलाम बना दिया। गुलामी की है, गुलाम, बात सुने, हम गुलाम नहीं है, हम कौम है, हम गुलाम नहीं है। पाकिस्तान के कौम गुलाम नहीं है। एक बंदा आपका अफगानी गुलाम है, नहीं हम नहीं है। आप इंडिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 20 की बात करते हैं, 20 की बात करते हैं, खत्म करते हैं मामले को। अच्छा, जैसे कि आपने भी बात की, जो भारत की रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर तालिबान ने भी ये अनाउंसमेंट किया और भारत से अपील की है कि जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको बहाल किया जाए। और मेरा सवाल ये, इनफैक्ट उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स और स्टूडेंट्स के जो जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं उनको भी उन्होंने बहाल करने के लिए कहा है। मेरा सवाल ये है कि ये पूरा जो निमंत्रण है, इस तरह का जो इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान खुद को पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर करने के लिए वापस पूरा कर लिया है? जिस तरह का पहले ये बात सब जानते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है, तो इस सब से वो खुद को पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे और कुछ आप वजह देख रहे हैं? नहीं, तालिबान पे तो पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, अफगान तालिबान पे। और अफगान तालिबान जो है, वो जो सरकार है तालिबान की, वो उसको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पे कितने डॉलर बनाए, तो वो कोई पाकिस्तान उनकी गुड बुक्स में नहीं है। और तालिबान ने जो कब्जा किया है, उन्होंने इस पे पाकिस्तान आर्मी को यूज किया है अपने लिए। अब पाकिस्तान आर्मी को ये समझ आई है कि ओहो, तालिबान तो हमारे साथ दो हाथ कर गया है, ये तो अपने इक़्तिदार के लिए हमें यूज कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि हम तालिबान को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया के खिलाफ जो है वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी के साथ गेम हो गई है। तो तालिबान जो है वो बिल्कुल क्लियर है। और तालिबान से भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो जनरल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। उनको बोलते हैं हिंदी बोलते हैं वो इंडियंस को, तो कहते हैं हिंदी खूब अस्त, पाकिस्तान दुश्मन अस्त। चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, सब लोगों को कटोरा लेके घूमने की आदत है और हम कुछ ना कुछ निकाल ही लाते हैं। यानी ये सब लोग यही कहते हैं कि जी मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। हर तरफ फोन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को, आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। इस टाइम अगर हम देखें ना, तो कल की एक न्यूज़ थी कि जापान के अंदर फर्स्ट इंडियन लेडी जो कि एयरफोर्स के अंदर पायलट पे गई है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते बेटा। तुम लोग जो कश्मीर में कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे साथ अब अफगान तालिबान कर रहे हैं। जो आपसे इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है। तुम यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद भेजते हो, अफगान तालिबान तुम्हारे अंदर भेजता तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लाल टोपी जैद हमीद वो उनको बोलता है कि हमारे भाई है। हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना कि हाँ ये भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। और क्या अजीब बात है कि हमारे आर्मी चीफ बेचारे आते के साथ ही जो पहला विजिट है उनका, वो कटोरा लेके सीधा सऊदी अरब। They're a very small community. Only 3% of Indians are Jains. ठीक है ना? लेकिन they pay 24% of India's tax. तो imagine जो सिर्फ 3% Indians हैं Jains, उन्होंने ही इतना अचीव किया है। तो आप सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार। जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के, आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इंसान अपने लिए रोटी उसने अपने बच्चों को खिलानी है, वो लाइन में लगा हुआ है और इतनी बड़ी लाइन है कि वहां पर वो मर जाता है। खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम की बात जो करता है, कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं? द सॉन्ग्स दैट यू सिंग ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारा गुर्दा कलेजी निकाल देंगे लोग, मार मार के तुम्बा बना देंगे टीटीपी वाले।
नमस्कार दोस्तों, आरजू काज़मी बस अब यही कहना चाहती है कि भाई इंडिया के साथ कितने भी रिलेशन आप खराब कर लो, नुकसान तो आपका ही होगा, मतलब पाकिस्तान का ही होगा। अब देखिए 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कई बार ऐसी ट्राई की है कि भाई इंडिया को कई टुकड़ों में डिवाइड किया जाए। उसमें सबसे बड़ा मॉडल था खालिस्तान। हालांकि 1971 के बाद ये जो सारी चीज़ें उसमें स्पीड आ गई। वो नॉर्थ ईस्ट में भी करवा रहे थे, खालिस्तान में भी करवा रहे थे। उसके अलावा और भी कई सारे एरियाज़ है जिसमें ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, कश्मीर तो है ही है, था, अब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो पहले से करवा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नो डाउट इंडिया की जो प्रोग्रेस थी उसमें कई सारे स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन उसके बाद भी अब सिचुएशन ऐसी है कि भाई अब पाकिस्तान चाहकर भी ये सारी चीज़ें नहीं करवा पा रहा, क्योंकि इंडिया एक अलग लेवल पर आ चुका है। और ऊपर से पहले वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं था, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न पावर्स है, उसके साथ रिलेशन इंडिया के अच्छे नहीं थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया की रिलेशन अच्छे हैं, तो अब जो है पाकिस्तान ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट भी नहीं ले सकता। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। या ना 2 दिन पहले का एक इंसिडेंट है कराची एयरपोर्ट में, जहाँ पे कस्टम्स के ऑफिसेज हैं। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थी, लेडी थी और वो क्रिश्चियन लेडी थी। एक आदमी आता है और वो गाड़ी अंदर लेके आता है, तो उसको मना करती है कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर ही नहीं लगा अंदर आने का, आप बाहर पार्क कर लें। तो वो उसको कहते हैं कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा। ये 2 दिन पहले का वाकया। अब तो खैर वो वीडियो जो है वो हमारे जितने नेशनल मीडिया, टीवी चैनल्स है, ट्विटर है, सब के ऊपर, और उसके ऊपर बाकायदा जो बड़े आलिम हैं, जिनको मैं ट्रू स्कॉलर्स कहता हूं, वैसे नहीं जो अजीब किस्म के होते हैं, उन्होंने कहा कि इस आदमी को पकड़ें और इसको सजा दें, जिसने ये कहा हुआ है कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। और वो बंदी कहती है कि शुक्र है कि मैंने इसकी वीडियो बना दी, और वो कहती है कि अब लगा दो मेरे ऊपर चार्ज, भेज दो मुझे जेल के अंदर। वो फिर माफिया मांग के कहते नहीं, ये नहीं, ये हालत, ये कोई तरीका है कि आप गाड़ी आपके अंदर नहीं जाने दे रहे तो आप ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दो। आई एम सरप्राइज के ब्लास्फेमी चार्जेस एक कैरेक्टरलेस जो आपका एक्स-पीएम था उस पे, डिस्पाइट ऑल द लीक्स, ऑडियो लीक्स एंड व्हाटएवर लीक्स, जिसपे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, उसके बाद उस पे नहीं लगाओगे आप ब्लास्फेमी चार्ज, डिस्पाइट ऑल दैट ही डिड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमर बाजवा बिकेम अ बिलियनियर आफ्टर रिटायरिंग, एंड उसने कितना करप्शन किया होगा थ्रू आउट हिज टेन्योर, उस पे आप ब्लास्फेमी चार्ज नहीं लगाओगे। लेकिन आप मोदी जी पे ब्लास्फेमी लगाओगे, आप कोई जो अपना काम कर रही है बेचारी, वो जस्ट बिकॉज़ शी इज अ क्रिश्चियन, आप उस पे ब्लास्फेमी लगाओगे। मतलब आपका ये, और जो आपसे इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है, टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है। मतलब जो रोज कत्ले आम जिन्होंने शुरू की है पाकिस्तान में, उनको वो लाल टोपी जैद हमीद, वो उनको बोलता है कि हमारे भाई है। हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना, कि हाँ ये भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। अब अफगानिस्तान भी वही कर रहा है, ओपनली रिजेक्ट। दे हैव टू अंडरस्टैंड। यूएई ने भी तो रिजेक्ट ही कर लिया एक तरह से, उनको वीजा नहीं मिलती अभी यूएई जाने के लिए पाकिस्तानियों को। सो जब they are getting rejected not just by Hindus, not just by non-Muslims, they are getting rejected by Muslims also, and they should understand कि बस हम मजहब होने की वजह से आपको कोई अपनाएगा नहीं। आपको एक लेवल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ह्यूमैनिटी का, कुछ दुनिया में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो जूस हो, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, वो क्रिश्चियन हो, कोई भी मजहब के वाले हो। अभी कुछ दिन पहले यकीन करें यूएई में मैं देख रहा था, और मैं वापस आके कुछ दोस्तों के साथ बात भी कर रहा था, बल्कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त साथ थे, तो उनको भी कह रहा था मैं कि यार मेजॉरिटी मुझे नेपाल के लोग नजर आए, मेजॉरिटी मुझे हिंदुस्तान के लोग नजर आए, काफी सारे, मतलब हर जगह पे होते थे। पाकिस्तानी भी थे, लेकिन पाकिस्तानी शायद इतने ज्यादा मुझे नजर नहीं आए वहां पर। एज ए वर्कर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार क्यों एक हिंदुस्तानी को अगर लोग रख रहे हैं तो कोई वजह होगी, उन्होंने अपना कोई बैकग्राउंड अच्छा सेट किया हुआ है। किसी नेपाल वाले को रख रहे हैं तो उसने सेट किया हुआ है कि हाँ यार ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। ये बांग्लादेश वालों को रखा हुआ है तो कहते हैं यार ये बड़े हॉनेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हर किसी ने किया हुआ है, उस वजह से। अच्छा, हिंदुस्तान वाले हाईली एजुकेटेड हैं, मतलब जितनों को भी मैंने देखा तो वो ज्यादातर ये थे बड़े बड़े ज्वेलरी की शॉप्स पे और बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वहां पे वो लोग बैठे हुए थे। और क्यों मैं कह रहा था कि यार ये पैसा तो चलो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट इमेज जो ये बना के दे रहे हैं अपने मुल्क को, वो शायद उन पैसों से कई ज्यादा है जो ये अपने घर में बेचते होंगे या फिर यहाँ पे। जी
इमेज की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ जेन्स का आप ले लीजिए, देयर आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर जेन्स, ठीक है ना, लेकिन दे पे 24% ऑफ इंडियाज टैक्स, ओके, एंड दे आर द रिचेस्ट। सबसे ज्यादा चैरिटी भी यही करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी यही देते हैं, और ग्लोबली सबसे ज्यादा जो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो यही लोग हैं, जेन्स। तो इमेजिन जो सिर्फ 3% इंडियंस है जेन्स, उन्होंने ही इतना अचीव किया है। तो आप सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार। जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के बोलते हैं कि हिंदू खुश पे एक एक हिंदू को मारना चाहिए। हाँ, वो मैं कल कहीं मैं भी देख रहा था कोई वीडियो, मैं तो यकीन करे मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है ये आदमी। क्या आप किसी जीने का हक नहीं छीन सकते? वो बेशक कोई भी मजहब है, आपका कोई भी मजहब। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी करते? एक खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम की बात जो करता है, कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर यहाँ पर डिस्कस कर रहा है पाकिस्तानी लोगों के साथ कि भाई इंडियन कश्मीर में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है और पाकिस्तान के साइड का कश्मीर है उसमें 1% भी, जितना इंडियन कश्मीर के साथ डेवलपमेंट हो रहा है उसका 1% भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है। कई सारे लोग हैं जो उसको मानने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई आपके जो व्यूज़ है वो इंडिया में आते हैं इसलिए आप इंडिया की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कितनी भी कड़वी सच्चाई हो वो सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है। ये भाई साहब जो है यूट्यूबर भाई साहब, वो उससे मतलब लड़ रहे हैं, मतलब हाथापाई नहीं हो रही है, वर्बल कम्युनिकेशन ही हो रहा है। लेकिन उनका कहना ये है कि नहीं, पाकिस्तान हर लिहाज से मतलब कई सारे पाकिस्तानी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हाँ हर हिलाज से हर एरिया में पाकिस्तान आगे है। और जब उनको डिटेल में पूछा जाएगा तो सबसे पहले कहेंगे कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है और वही सबसे बड़ी ताकत है। यही बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो सिनेमा हॉल है वो कहाँ पर बना? इंडिया के कश्मीर के ऊपर। उधर अगर सिनेमा हॉल बना दिया, सिनेमा हॉल एक मुस्लिम स्टेट को सिनेमा हॉल से गर्ज है। आपकी मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट। अभी जैसे आपने इतना ज्यादा इंडिया को डिफेंड कर दिया क्योंकि आपके उधर से व्यूज आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई मेरा मकसद जो है ना, आप जैसे लोगों का माइंड फ्रेश करना है। मेरा मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। अगर उनमें अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान करने से आपकी इज्जत में कमी होगी। न्यू जनरेशन हो, अपने दिमाग को चेंज करो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही? इस इतनी छोटी सोच को हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो तो हमें दुश्मन समझता नहीं, इतना डेवलप हो गया, इसी वजह से वो डेवलप हुआ। वो ये छोटी सोच को उसने खत्म कर दिया। मैंने जो उनकी अच्छाई थी मैंने बयान की और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। आपको ना कहा कि आपको इंडिया से व्यूज आते हैं। इसका मतलब आपको पाकिस्तान में कोई अच्छाई नजर नहीं आई। इंडिया के हालात देखें। कौन से इंडिया के हालात? कौन से हालात? आप ऐसे आप देख लें, इधर आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है ना। अगर आप अभी इधर भी गूगल खोल कर जीडीपी को कंपैरिजन करो। आपने कहा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कैसे? उससे क्या होता है? आप इस बात को तस्लीम करें कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तरक्की किसे कहते हैं आप क्या समझते हो कि कश्मीर में डेवलपमें हो रही कि नहीं हो रही? आप बता दें कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई? डेवलपमेंट नहीं हुई। कौन से? एक मिनट मैं आपके सारी बात का जवाब दूंगा। अब रिसर्च करिएगा कि कौन से कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली सबसे हाईएस्ट सिनेमा सबसे हाई, मेरी पहले बात सुन लें उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बात करने के लिए। सबसे हाईएस्ट जो सिनेमा हॉल है वो कहाँ पर बना? इंडिया के कश्मीर के ऊपर। उसके बाद जो हाईएस्ट जो स्कूल सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, नरेंद्र मोदी ने $1 बिलियन को खर्च किया कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद दुनिया के सबसे हाईएस्ट ट्रेन, हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पाई जाती है? उधर पाई जाती है। और स्कूलिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, आपको ज़िंदगी के एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिनेमा हॉल बना के दे रहे हैं, आपके रोड सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपकी ज़िंदगी की आशाइशी जो आप चाहते हो आपके सिटी के अंदर मौजूद है। तो क्या ख्यालत है आपने अपने कश्मीर में, हमने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है? मैं अपने सवाल से अपने आप से पूछता हूँ और आपसे। अभी तकरीर कर लिया, बात तो सुन लें। उन्होंने अपना एक हिस्सा बना लिया, एक आज़ाद स्टेट नहीं है वो। उनका सेंट्रल जो दिल्ली है वो डायरेक्ट उधर डेवलपमेंट कर सकता है, हमारा इधर वो अलग से है।
उनका इंडिपेंडेंट उनकी असम्बली है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है। और दूसरा आज़ादी की आप बात कर रहे हो, कश्मीर के आपका शायद जाना हुआ हो, LOC के नज़दीक हमारे ये मुजफ्फराबाद के साथ ही कुछ एरियाज़ हैं, दरिया नीलम के इस साइड पे बॉर्डर है इंडिया, दूसरी साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि इस साइड पे फ्रीली अवाम घूम रही है, उस साइड पे कोई पता नहीं पर मार रहा होता। तो ये अवाम तो थी, अवाम नहीं थी। उधर अगर सिनेमा हॉल बना दिया, सिनेमा हॉल एक मुस्लिम स्टेट को सिनेमा हॉल से गर्ज है यार। सिनेमा मैं भाई आपकी मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट 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 की तो आप बात ही करते रहे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पंजाब में सबसे ज़्यादा स्टेज ड्रामे किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा सिनेमा हॉल आपके अंदर पास है। और आपने मुस्लिम स्टेट की आप बात करें तो आप जिन्स को हम जिस परिस्थिति को आपने इजाज़त दे दी आपके कोर्ट ने, आपने भाई आप वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, जब आपके इजाज़त से ही हुआ ना। ये तो उनका है। तो क्या समझते हो कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वर्ल्ड वाइड में? इसको प्रोपेगेंडा तो खैर नहीं कह सकते, प्रोपेगेंडा नहीं, हर एक अपने मुफाद के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आपने इतना ज़्यादा इंडिया को डिफेंड कर दिया क्योंकि आपके उधर से व्यूज़ आते हैं, आपने इंडिया को डिफेंड करना इतनी लंबा उनको बढ़ा के बताया कि इंडिया इधर है और हम इधर हैं, ठीक है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है भाई। मेरा मकसद जो है ना, आप जैसे लोगों का माइंड फ्रेश करना है। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। जहां पर आप दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं मेंटली तौर पर, आप कहते हो कि मैं मार दूंगा, मार के पूरी है। पहले मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। अगर उनमें अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान करने से आपकी इज्जत में कमी होगी तो मुझे बता दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को माफ़ कर दो, अगर उनकी गलती है तो उनको माफ़ कर दो, अगर तुम्हारे माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। मैं गलत बात कर रहा हूँ? कोई मेरी बात कर रहा हूँ? मैंने कोई मर्जी हालात पीछे बैग में गुजरे, न्यू जनरेशन हो, अपने दिमाग को चेंज करो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही? इस इतनी छोटी सोच को हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो तो हमें दुश्मन समझता नहीं, इतना डेवलप हो गया, इसी वजह से वो डेवलप हुआ। वो ये छोटी सोच को उसने ख़त्म कर दिया। अब बोले आप। ये नफरत कर रहे हैं, किसी एक को मार दें, दो को मार दें, एक भी बात ऐसी बता दें हमने किसी को कहा मार दें। इस्लाम ये कहता है कि एक गैर नजायज़ कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और रही बात कि हम ये थोड़ी कहते हैं कि उधर वो हमारा दुश्मन है, हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं शुरू से सही। उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनके साथ भी की होंगी। आपको पता है जब ये 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे कितने मुस्लिम मरे थे? तो उनमें से तो आप मुझे रिलेटिव था किधर का जो उधर से ट्रेनें भर के आती थी लाशों की, या इधर से जाती थी? भाई अगर आप पीछे को अगर करोगे ना, उसमें से तो आपकी भी गलतियां निकल आती हैं। अल्लाह ताला से थोड़ा इस तरफ हो जाए। अल्लाह ताला से जब भी मांगो ना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, इंसाफ ना मांगो। इंसाफ मांगोगे तो आपके वो वाले गुनाह भी शामिल होंगे जिस पे आप हिस्सेदार नहीं भी हो, वो वाले आपके सबके सब इंक्लूड होंगे। भाई मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, दिलों को साफ करें। तो जब मैंने उनके खिलाफ जो उनकी अच्छाई थी मैंने आपको बयान की, मैंने जो उनकी अच्छाई थी मैंने बयान की, और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। आपको ना कहा कि आपको इंडिया से व्यूज आते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। भाई तारीफ क्यों ना करूं? अगर बोलने देंगे तो फिर रहना, बोलो जाएंगे। इसका मतलब आपको पाकिस्तान में कोई अच्छाई नजर नहीं आई? मेरा मुल्क बहुत प्यारा, मेरा मुल्क दुनिया जहान से सबसे प्यारा। बोलने को मैं बोल इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं आपने। भाई मैं की और इंडिया की तारीफें पे अफसोस की बात है। आप जैसे पढ़े लिखे बंदे ये बात कर रहे हो। भाई बताओ मुझे पाकिस्तान में डॉलर किधर जा रहा है? गरीब आदमी किसी से मैं पूछूं जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे इंडिया के हालात देखें। कौन से इंडिया के हालात? कौन से हालात? आप ऐसे आप देख लें, इधर आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है ना। अगर आप अभी इधर भी गूगल खोल कर जीडीपी को कंपैरिजन करो किसी भी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जीडीपी क्या होती है? भाई किसी भी कंट्री के लिए आप देखना चाहते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान की जीडीपी देखो, यार भाई जीडीपी आपके मुल्क के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा, कितनी चीजें आ रही। आप मुझसे ना सवाल करो, मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, उसका जवाब दो। मैं आपको आपने कहा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कैसे? उससे क्या होता है?
उससे क्या होता है? से मैं आपको नहीं डिफाइन करूंगा, हमारी डिबेट बहुत लंबी होगी, आप गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में ₹1 पाकिस्तान से क्या काम है? भाई पॉवर्टी रेट आप देखो 6% इंडिया में। यार आप डिफाइन कर रहे हो, आप अपनी गलती जब तक नहीं मानोगे ना, आप कभी भी डेवलप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मेंटालिटी को नहीं चेंज करोगे। जब तक आप किसी दूसरी कंट्री को जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो उसके लिए जब आप उसकी तरक्की को तस्लीम नहीं करोगे, कभी भी डेवलप नहीं हो सकते भाई मेरे। मैं आपको ये बात आज बता रहा हूँ, आप मान लो, जब आप नहीं मानोगे ना मैं बदतमीज हूँ, आप अपनी बदतमीजी को दूर नहीं कर पाओगे कभी भी। हमारी कौन सी ऐसी बात है जो आपने कहा है कि आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करें? कौन सी गलती हमने की? आप इस बात को तस्लीम करें कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तरक्की किसे कहते हैं आप? चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।